अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शंस के ऊपर है। हमने जो फंक्शंस पढ़ने हैं वो स्पेसिफिकली एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। तो लिहाजा हम फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लें या एग्रीगेट फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लें, बात एक ही है। तो आपने इनमें से जो है पढ़ा मैं दोनों देता हूँ, लेकिन आप बेहतर ये कि आप एग्रीगेट फंक्शन की ही डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और जब आपसे फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसमें एग्रीगेट फंक्शन की ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं जी। फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा आइटम्स। ये जो है डाटा आइटम्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैनिपुलेशन में हमने पढ़ा था इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आएंगी वो असल में एक्सेस के अंदर आएंगी। दे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वन वैल्यू। तो ये इनमें जो कॉमन चीज़ है ना फंक्शंस के अंदर वो यही है कि इनको जब आप मेंशन करेंगे ना तो आप 2, 3, 4 कॉलम्स भी मेंशन कर सकते हैं। आमतौर पे हम करते एक हैं, लेकिन आपको पता है कि एक कॉलम के अंदर वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जिस तरह हमने जो एम का टेबल पढ़ा हुआ है उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो तकरीबन 14 के करीब है। चूँकि वहाँ पे 14 रोज़ है ना, तो हर एक कॉलम में तकरीबन 14 जो है वो वैल्यूज़ हैं। लेकिन आप जितनी भी वैल्यूज़ मेंशन करेंगे ये उनमें से आपको समराइज़ करके, उनको इकट्ठा करके उनमें से एक वैल्यू आपको जो है वो रिटर्न में देगा। यानी रिजल्ट के तौर पे, आंसर के तौर पे आपको ये एक वैल्यू देगा। एन आर्गूमेंट इज यूजर सप्लाइड कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कॉलम रेफरेंस जो है। तो जो यहाँ पे आप आर्गूमेंट्स यूज़ करेंगे वो कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या कोई कॉलम का रेफरेंस हो सकता है। हम आमतौर पर कॉलम ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एग्रीगेट फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसमें पहली आपने हाफ लाइन करनी है। एग्रीगेट फंक्शन जनरेट समरी वैल्यू। समरी वैल्यू से मुराद जो भी मैंने बताई है वही है कि एक वैल्यू जनरेट करेगा। आप ज़्यादा वैल्यू जिससे देंगे वो एक वैल्यू जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, ये 5 फंक्शन है जो हमने डिस्कस करने हैं: सम, एवरेज, काउंट, मिन और मैक्स। देखिए सम को जब आप कोई वैल्यूज़ देंगे, 14 वैल्यूज़ हैं हमारे पास सैलरी के अंदर, तो जब आप उसे देंगे तो वो आपको सम करके उसका आंसर रिटर्न कर देगा, यानी टोटल को जमा करेगा और आंसर आपको दे देगा। इसी तरह अगर आप एवरेज को देते हैं तो उसमें भी आप ज़्यादा वैल्यूज देंगे तो सबको सम करेगा और टोटल नंबर से डिवाइड करेगा और आपको आंसर दे देगा। तो लिहाजा ये हमें ना आमतौर पे समराइज करके देते हैं। मिन को देंगे, मिनिमम फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, वो सारी वैल्यूज को कंपेयर करेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी सिर्फ वो एक वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। इससे आपको फिर बात समझ आ गई कि ये हमें समरी वैल्यूज जो प्रोवाइड करते हैं। यानी ये हमें क्या करेंगे, टोटल हम इन्हें वैल्यूज देंगे और ये उनमें से जो है जो फंक्शन हमने लगाया होगा उसके मुताबिक हमें एक आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप दूसरी लाइन के दरमियान में लिखा हुआ है एग्रीगेट फंक्शन जनरेट अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम ईच सेट ऑफ रोज। ये हर एक सेट ऑफ रोज से जो है वो एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा। अब ये सेट ऑफ रोज क्या है? अगर आपको याद हो, जो हमने कल एक क्यूरी पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि हम जो है वो ग्रुप बाई क्लॉज के अंदर हमने सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखी थी, ऑर्डर बाई क्लॉज के अंदर सॉरी, और हमने 7 डिपार्टमेंट नंबर के तौर पे उसे जो है ना वो एग्रीगेट किया था, और मैंने आपको 7 डिपार्टमेंट नंबर लिखवाए थे शुरू में कॉलम के अंदर। तो वहाँ पे उसने क्या किया था, उसने सेट बना लिए थे। तीन डिपार्टमेंट थे हमारे पास, 10, 20 और 30 टोटल एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, वैसे 4 है हमारे पास, और उनके सेट बना लिए थे इस तरह से कि डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले अलग कर लिए थे, 20 वाले अलग कर लिए थे, 30 वाले अलग कर लिए थे। और 10 वाले में क्या किया था, चूंकि सैलरी हमने लिखा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा सैलरी पहले सबसे ऊपर लिखी और सबसे सैलरी उस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे एंड के ऊपर लिखी जो है। इसी तरह जो है वो उसने जो डिपार्टमेंट नंबर 20 था उसमें भी यही काम किया, और डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर भी उसने इसी तरह से ही काम किया था। तो लिहाजा हमारे पास जो है वो 3 सेट बन गए थे। तो आप यहाँ पे जो उसका कहने का मतलब है कि वो सेट्स को भी अलग अलग जो है उनका आंसर दे सकता है अगर आप कुछ इसे इस तरह से यूज़ करें। ठीक है जी। तो अलबत्ता आंसर जो देगा ना वो आपको सिंगल वैल्यू देगा। आगे आपने सिर्फ इनके नाम याद कर लेने लिखे हुए हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लें। सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है और मिन है। लेकिन यहाँ पे जो आपने चीज़ का ख्याल रखना वो ये है कि जब आप नाम याद करें तो जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी तरह ही आपने करना है। सम को SUM ही लिखना है, एवरेज को आपने ABG ही लिखना है, याद करना है, लिखना है, वो इसी तरह से करना है। काउंट को काउंटिंग पूरा नहीं लिखना, काउंट ही लिखना है, COUNT। मिनिमम को पूरा मिनिमम नहीं लिखना, सिर्फ MIN ही लिखना है, और मैक्सिमम को पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना, सिर्फ MAX ही लिखना है आपने। ये बात आपने ज़रा याद रखनी है।
पहला हम फंक्शन करते हैं काउंट का फंक्शन। इसकी डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, छोटी सी डेफिनेशन है, वही आपने करनी है। 3 एग्जांपल्स आगे इसकी दी गई हुई हैं। काउंट का फंक्शन जो क्या करता है, काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज। यानी अगर आप किसी कॉलम के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको वहां पे जो रोज हैं उनको काउंट करके आपको आंसर दे देगा। पहली जो इसकी एग्जांपल है वो देख लेते हैं। काउंट के आगे अगर आप स्टैटिक यूज करते हैं तो स्टैटिक हम किस लिए यूज करते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्टैटिक हम जो है अगर हमने सारे कॉलम एक्सेस करने हो तो उसके लिए हम स्टैटिक यूज करते हैं सिलेक्ट के आगे। तो ये जितने भी हमने फंक्शन आज पढ़ने हैं, 5 जो फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन जिनको हम कहते हैं, ये भी आप सेलेक्ट की क्लॉज के अंदर ही यूज करते हैं। लेकिन इनको लिखने का तरीका जो है वो उसने फंक्शन के डेफिनेशन में बताया हुआ है कि पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे और आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉलम का नाम लिखेंगे। और अगर मैंने कॉलम की जगह स्टैटिक मेंशन कर दी तो मतलब सारे कॉलम उसके अंदर आ जाएंगे। जिस तरह हम सेलेक्ट के अंदर कॉलम का नाम मेंशन करने के बजाय स्टैटिक लिख देते हैं तो सारे कॉलम उसके अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो आ गया जी काउंट स्टैटिक। इसकी एग्जांपल जिसने दी हुई वो क्या कहता है जी, काउंट स्टैटिक इज यूज्ड टू काउंट ऑल रोज इंक्लूडिंग रोज कंटेनिंग डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यूज। तो काउंट स्टैटिक जो ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी जो है और जो आपके नल वैल्यूज हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेगा। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज टोटल, कॉलम्स नहीं लिखना यहाँ पे आपने, असल में टोटल रोज हैं इन एम्प्लॉय टेबल, यानी टोटल जो रोज है ना हमारे पास अगर वो कैलकुलेट करनी हो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर तो वो इस तरह की हम क्यूरी यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साथ बता भी देता हूँ इस क्यूरी में जो लिखी हुई है और एक और क्यूरी मैं आपको साथ बताता हूँ उसमें क्या फर्क है। अच्छा, ये जो क्यूरी लिखी है इसको आप पूरा अगर ना लिखें, आप लिखें सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, यहाँ तक अगर आप लिखें तो ये क्या करेगा, ये आपकी सारी रोज को कैलकुलेट करेगा जो कि हमारे पास 14 है, तो आपको आंसर 14 दे देगा। लेकिन हमने इस क्यूरी के अंदर क्या चेंजिंग की है, हमने आगे लिख दिया वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। अब देखें ये जो वैल्यू लिखी है 20, ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज थी, इसलिए हमने इसको सिंगल कोड के अंदर नहीं लिखा। ये बात भी आपने याद रखनी है, पहले भी बताई हुई है। तो ये क्या करेगा, ये पहले टेबल पे जाएगा, उसमें से सिर्फ जो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 वाली रोज है ना वो उठाएगा, वो हमें पता है 5 है, आप कैलकुलेट कर लें एम्प्लॉय के टेबल में से जाके, उनको उठाएगा और उनको फिर काउंट करेगा, क्योंकि हमने काउंट स्टैटिक कर दिया हुआ है, उनको काउंट करेगा। तो हमारे पास चूंकि हैं ही 5 तो लिहाजा हमारा आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्यूरी के अंदर ये जो हमने लिखी है इसके अंदर आप आखिरी लाइन छोड़ दें जिसमें लिखा हुआ है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, आप सिर्फ एम तक इसे रहने दें, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा जी, क्या आएगा आंसर जी, कितनी रोज है हमारे पास टोटल 14, तो हमारा आंसर 14 आएगा फिर जो है। क्लियर होगी बात जी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे कर दिया वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, अब वो 20 वाली सिर्फ रोज उठाएगा और उनको कैलकुलेट करेगा, यानी वेयर की क्लॉज पहले एग्जीक्यूट होती है और काउंट बाद में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर होगी बात जी। तो इस तरह से हमें फिर जो है वो आंसर 5 दे देगा। काउंट को हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अगर हम आगे कॉलम नेम मेंशन कर दें। अभी आप फिलहाल समझने के लिए तीनों एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन बाद में जब आप पेपर में लिखेंगे तो फिर आप इसकी एक एग्जांपल कोई सी भी दे सकते हैं, खासकर कि जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूं ये वाली एग्जांपल आप दे दें ज़्यादा बेहतर है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ और आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। काउंट कॉलम नेम, यानी काउंट के आगे ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम नेम लिखते हैं। कोई भी फंक्शन हमने लिखना हो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे और आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम कॉलम का नाम लिख दिया करेंगे। द काउंट कॉलम नेम इज यूज्ड टू काउंट द वैल्यूज इन द कॉलम स्पेसिफाइड एक्सक्लूडिंग एनी नल वैल्यूज। यानी जब आप काउंट आगे कॉलम नेम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये उस कॉलम के अंदर वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा, असल में कैलकुलेट नहीं काउंट करेगा, और नल वैल्यूज को छोड़ देगा। मिसाल के लिए आप आगे देख लें सिलेक्ट काउंट कमीशन, देखिए हमने यहाँ पे ऐसे यूज किया है पेज नंबर 191 के ऊपर काउंट का फंक्शन लगाया, आगे हमने कमीशन का जो है वो कॉलम मेंशन कर दिया है। तो हमें पता है सिर्फ 4 लोग कमीशन ले रहे हैं जो हमारे पास सेल के हैं। कमीशन आमतौर पर सेल वालों की मिलती है, बाकी की तो फिक्स सैलरी होती है। तो ये क्या करेगा, ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे हमने कोई और देखे कंडीशन नहीं लगाई हुई, फ्रॉम एम कर दिया, वेयर की क्लास हमने यूज ही नहीं की। लेकिन मसला ये कि कमीशन के कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यूज ही सिर्फ 4 हैं। अगर आप एम्प्लॉय के टेबल को दोबारा देखें तो ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा, नल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया और हमें आंसर जो है यहाँ पे 4 दे दिया। इसी तरह आप आगे जो है वो डिस्टिंक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास मैनेजर का कॉलम है और मैनेजर कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं आपकी,
क्योंकि मैनेजर एक बंदा जो है वो ज़्यादा लोगों का भी हो सकता है। जिस तरह अगर आप देखें हमारे पास पहली रो में लिखा हुआ है मैनेजर के कॉलम के अंदर 7902, दूसरे के अंदर लिखा हुआ है 7698 और तीसरी के अंदर भी 7698 लिखा हुआ है और पांचवें के अंदर भी 7698 लिखा हुआ है। यानी एक बंदा ज़्यादा लोगों का जो है वो हेड हो सकता है ना, मैनेजर हो सकता है। तो इसलिए जब हम ये वाली जो थर्ड एग्जांपल है इसको आप चाहे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें, लेकिन बाद में चाहे छोड़ दिए, कोई इशू नहीं है। काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम इज यूज्ड टू काउंट ऑल द रोज एक्सक्लूडिंग रोज कंटेनिंग डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज। यानी ये नल वैल्यूज को भी छोड़ देगा और डुप्लीकेट को भी छोड़ देगा, क्योंकि आपको वैसे ही पता है डिस्टिंक्ट का जब हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी जो है वो इग्नोर कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ये उन डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किस तरह से, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एमजीआर, ये मैनेजर का कॉलम है, उसको हम टेबल के अंदर चूंकि एमजीआर लिखा हुआ तो यहाँ पे भी हम एमजीआर लिखेंगे। तो डिस्टिंक्ट एमजीआर जब करेंगे तो वैसे तो हमारे पास मैनेजर के कॉलम के अंदर अगर आप दोबारा देखें तो वैल्यूज ज्यादा हैं, लेकिन ये काउंट करेगा हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी हैं। एक तो वैसी जो है वो एम्प्टी है, नल है, क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट है, उसका कोई मैनेजर नहीं है। और बाकी वैल्यूज को जो है ये काउंट करेगा, लेकिन काउंट करते हुए ये ख्याल रखेगा डुप्लीकेट को ये इग्नोर कर देगा। जिस तरह हमने देखा था अभी ये 7698 ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो इससे सिर्फ एक दफ़ा ही काउंट करेगा। तो काउंट करके हमें टोटल जो आंसर है वो फिर 6 यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो मेरा ख्याल अब आपको काउंट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसकी 3 एग्जाम्पल्स की हैं। लेकिन आप असल में सेकंड एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करें, पहली और दूसरी कर लें, तीसरी को चाहे आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। आगे आ जाएगा हमारे पास ये एवरेज का फंक्शन। जो है एवरेज का फंक्शन क्या करता है, हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आमतौर पे हम जो है, बल्कि आमतौर पे क्या ख़ास तौर पे भी हम जो है वो सिर्फ नंबर्स वाले कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं। एवीजी फंक्शन, द एवीजी फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन। जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर या कॉलम के अंदर वैल्यूज होंगी उन सब का एवरेज आपको रिटर्न करेगा। AVG function can be used with numeric columns only and will automatically ignore the null values। तो ये भी क्या काम करेगा, दो इस पे कंडीशंस हमने देख ली हैं कि एक तो ये सिर्फ नंबर वाली वैल्यूज के ऊपर लगेगा, क्योंकि हम जो अल्फाबेट्स हैं उनका तो एवरेज नहीं ना हम काउंट कर सकते, एक बात। और दूसरी बात जो है वो ये कि ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। फिलहाल हम अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ नल वैल्यूज को कैसे इग्नोर करता है। पहले जो उसने एग्जांपल दी है, बाकी आप सारा रहने दें, सिर्फ इसकी डेफिनेशन 2 लाइनों में कर लें और उसके बाद एग्जांपल कर लें। एग्जांपल क्या जी, सिलेक्ट AVG, यानी उसी तरह हमने फंक्शन का नाम पहले लिखा है और पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो है वो कॉलम का नाम लिख दिया है। कॉलम नेम जो हमारे पास हमने सैलरी लिख दी है। तो ये क्या करेगा, सैलरी में हमें पता है कि 14 लोगों की सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे 14 जो है हमारे पास टोटल लोग हैं एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। उन सब की सैलरी को क्या करेगा, जमा करेगा, वो जितना भी हमारे पास आंसर बनता है। फर्स्ट कॉलम में तकरीबन हमारे पास जो है वो कोई 28,000 कुछ बन जाता है और टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो 14 है। 14 पे डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 2073 जो है। ठीक है जी। तो ये एवरेज का फंक्शन है। एवरेज वैसे भी ऐसे ही काम करता है, तो लिहाजा हमने लिखा सिलेक्ट AVG ब्रैकेट के अंदर सेल फ्रॉम M। तो ये एम्प्लॉय के टेबल में से क्या करेगा, सैलरी के ऊपर जाएगा, उनको सम करेगा और उतने ही नंबर्स पे जितने नंबर एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर, उस पर डिवाइड करेगा और आपको आंसर में ये एक वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। सम का फंक्शन क्या करेगा, सम का फंक्शन जो है वो सिर्फ जिस तरह नाम से जा रहा है सम करेगा। द सम फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन एन एक्सप्रेशन, कि ये जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर या कॉलम के अंदर वैल्यूज होंगी उनको जो है ये सम करेगा। इसके बाद आपने आखिरी लाइन पे आना है, दरमियान वाली लाइन छोड़ दें। नल वैल्यूज आर इग्नोर्ड, इट कैन बी यूज ओनली विद न्यूमेरिक कॉलम्स। ये भी उसी तरह एवरेज के फंक्शन की तरह सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर लगेगा और नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। तो जब सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या करेगा, उन सैलरीज का सम, तमाम सैलरीज का, अगर आप लिखते हैं सिलेक्ट सम और आगे ब्रैकेट के अंदर सेल करते हैं फ्रॉम M, इतना लिखते हैं तो तमाम सैलरीज का सम करेगा। जो मैंने बताया आपको तकरीबन बनता है हमारे पास कोई 28,000 समथिंग बनता है, वो आपको जो है वो आंसर में दे देगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बताने लगा था कि नल वैल्यूज को कैसे इग्नोर करते हैं। हमें पता है कमीशन जो है वो सिर्फ 4 लोगों की है। तो जब हम एवरेज का फंक्शन लगाएंगे ना, तो अगर जो है वो 4 लोगों की हम कमीशन जमा करें तो हमारे पास जो कमीशन का कॉलम है उसमें बनती है, एक की कमीशन 300 है, एक की कमीशन 500 है। तो ये 300 और 500 हमारे पास होगी 800, और एक की कमीशन 1400 है
तो 800 और 1400 हमारे पास हो गया 2200। तो चौथे की कमीशन हमारे पास वैसे ही 0 है। तो ये 2200 को अगर हम वैसे एवरेज का फंक्शन लगाएं तो 2200 को 14 में डिवाइड करेगा, जो कि गलत है। कमीशन बंदे ले ही 4 रहे हैं, तो 14 पे तो डिवाइड नहीं ना होना चाहिए, क्योंकि सेलमैन सिर्फ कमीशन लेते हैं, बाकी में तो सैलरी फिक्स होती है। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये नल वैल्यूज को इग्नोर करेगा। तो कितने पे डिवाइड करेगा, फिर जो है इन चारों वैल्यूज को सिर्फ 4 पे डिवाइड करेगा और हमें आंसर फिर जो है वो एग्जैक्ट मिल जाएगा। हमारे पास 2200 आ रहा है, 4 पे डिवाइड करेगा तो वो 500 समथिंग जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका। जो क्लियर हो गई जी, 550 के राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। वरना अगर हम एवरेज जो है वो लिखें कमीशन, तो वो तो फिर जो है वो सबको जो है वो क्या करेगा, जमा करेगा और 14 पे सबको काउंट करके 14 पे डिवाइड कर देगा, जो कि गलत है। कमीशन ले ही 4 बंदे रहे हैं तो उनकी एवरेज जो बनती है वो 550 बनती है। लेकिन अगर हम उसे 14 में डिवाइड करें, ठीक है, तो वो तो हमारे पास जो है तकरीबन 150 के राउंड अबाउट बन जाएगी, जो कि गलत आंसर है। 550 से 150 के राउंड अबाउट तो नहीं बननी चाहिए। क्लियर होगी बात जी, समझ आ गई। 140-45 के राउंड अबाउट बनती है। तो एक्चुअल जो एवरेज बनती है कमीशन की वो फिर 550 बनती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बंदे कमीशन ले रहे हैं, तो 4 में डिवाइड हम करेंगे। इसलिए हमने बात की थी कि एवरेज का फंक्शन और सम का फंक्शन जो है ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। ओके जी, सम की हम जो एग्जांपल देखते हैं पेज नंबर 192 के ऊपर। सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प। अगर आप इतनी लिखेंगे क्यूरी जो है एसक्यूएल की क्यूरी इतनी ही लिखेंगे तो वो तमाम सैलरीज को जमा करेगा, जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। आप सम करके देख भी लें, जो हमारे पास तकरीबन 28,000 समथिंग बनता है, तो ये उतना हमें आंसर दे देगा। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने कर दिया वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। अब देखें क्लर्क जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, वो सिंगल कोड के अंदर लिखा है। अभी समझाई थी बात, फिर बता रहा हूँ कि जब आपकी कॉलम की वैल्यू जो है वो अल्फ़ाबेटिक में होगी तो आप उसको जो है वो सिंगल कोड के अंदर यानी सिंगल कॉमा के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिक वैल्यू, जिससे हमने डिपार्टमेंट नंबर पिछली वाली एग्जांपल में देखा था 20 लिखा हुआ था, तो वहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ को सिंगल कोड के अंदर नहीं लिखेंगे। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, बार बार बता रहा हूँ आपको, याद रखनी है इसको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जॉब इक्वल टू क्लर्क, तो सिर्फ क्लर्क की जॉब को जो है वो सम करके आपको देगा। अब क्लर्क की जॉब को अगर हम सम करें, हम आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। जो है बार बार टेबल पे इसलिए लिखा था आपको समझ आ जाए ये काम कैसे करती हैं क्यूरीज जो। तो हमारे पास क्लर्क सबसे पहले नंबर पे है, सबसे एंड वाले नंबर पे है, और सेकंड, थर्ड, लास्ट थर्ड और लास्ट फोर्थ पे भी हमारे पास क्लर्क है। सिर्फ ये 4 लोग क्लर्क है हमारे पास। पहले क्लर्क की सैलरी 800, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फोर्थ पे आ रहा है उसकी 1100, 800 और 1109 होगी हमारे पास 1900। फिर हमारे पास जो उससे आगे क्लर्क है उसकी 950 है, ये हमारे पास होगी 2850। और उसके बाद जो हमारे पास क्लर्क है उसकी 1300 है। तो 2850 और 1000 जमा करें तो हमारे पास 3850 और 300 और जमा कर दें तो 4150। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4150 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, हमने जॉब इक्वल टू क्लर्क कर दिया था। जब क्लर्क करेंगे, जॉब इक्वल टू क्लर्क करेंगे, तो वो सिर्फ क्लर्क की, चूंकि वेयर क्लॉज पहले एग्जीक्यूट होती है, वो जाएगा वो क्लर्क वाली सारी रोज उठाएगा और उनको जमा करके आपको आंसर दे देगा, यानी उनकी सैलरीज को सिर्फ जमा करेगा। लेकिन अगर आप ये ना लिखते हैं एंड पे वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, तो फिर उसने क्या करना, फिर सारी सैलरीज को जो उसने जमा करना था, और वो मैंने बताया आपको तकरीबन 28,000 समथिंग आती है, तो वो आपको फिर वो रिटर्न कर देता। मैक्स और मिन का फंक्शन भी ऐसे ही काम करेगा। द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, इट इग्नोर्स ऑल नल वैल्यूज, इट कैन बी यूज्ड विद ऑल द डाटा टाइप्स। ये नल वैल्यूज जो है ये भी इग्नोर कर देगा, लेकिन आप इसको दूसरी डाटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं आमतौर पर सिर्फ नंबर वैल्यूज के साथ हैं। तो एग्जाम्पल पे आ जाए, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प। अगर हम सिर्फ इतनी क्यूरी लिखते तो उसने क्या करना था, अगर आप एम्प के टेबल पे आए और देखें सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो वो हमारे पास जो सबसे ज्यादा सैलरी बन रही है वो बन रही है 5000 और वो किंग की है। तो इसने ये आंसर रिटर्न करना था 5000, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, हमने कर दिया वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। यहाँ पे फिर देखें क्लर्क हमने सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप है, अल्फाबेटिक डाटा टाइप है, अल्फाबेट्स लिखे हुए इसलिए सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास क्लर्क्स हैं वो भी हमने देखे, उनको जमा किया था, 800 है, 1100 है, 950 है और 1300 है। तो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, वो 1300 की होगी। वो पहले सिर्फ इन 4 रोज को उठाएगा और फिर सैलरी के अंदर देखेगा कि मैक्सिमम सैलरी कौन सी है,
तो वो हमारे पास इन 4 रोज में तो सिर्फ 1300 ही आती है, तो हमारे पास आंसर 1300 आ जाएगा। मिन का फंक्शन लगाएंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह डेफिनेशन है, सिर्फ मिन वहाँ पे आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। और उसमें एग्जांपल अगर देखें, सिलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प, अगर हम इसको वैसे लगाते, आगे वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क ना लिखते, तो टेबल में देखें हमारे पास सबसे कम सैलरी कितनी है, वो 800 ही है। वैसे आप फिर भी देख लें एक दफ़ा, हमारे पास 800 ही आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी है, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, हम सिर्फ क्लर्क में लगा रहे हैं। तो क्लर्क की हमारे पास 4 रोज हैं, वो पहले उन 4 रोज को उनमें से फिल्टर करेगा, उनमें से अलग करेगा, और फिर उसके ऊपर जो है जब ये मिनिमम की कंडीशन लगाएगा तो उसमें सिर्फ 800 ही हमारे पास आएगी, तो वो 800 में शो करवा देगा। आप इन एग्रीगेट फंक्शन को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। इकट्ठा यूज करने से मुराद ये है, ये पेज नंबर 193 के ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, वो एक मैक्स फंक्शन का नाम लिखा, पहले आगे ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम लिखा, फिर कॉमे के बाद, यानी जिस तरह हम जो है वो यूज करते हैं कॉलम के नेम मल्टीपल सिलेक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, उस तरह हम जो है वो मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ये मल्टीपल फंक्शन भी लगा सकते हैं, ज्यादा फंक्शन भी लगा सकते हैं, और कॉमा के साथ आपने उनको सेपरेट करना है। आगे हमने कर दिया जी कॉमा मीन सैलरी और कॉमा एवरेज सैलरी। तो ये हमने जो है जब इनके ऊपर कैलकुलेट किए या इनके ऊपर जो हमने ये फंक्शन लगाए, तो हमारे पास देखिए मैक्सिमम सैलरी कितनी है। आप देखें हमने फ्रॉम एम्प कर दिया, यहाँ पे हमने कोई और कंडीशन नहीं लगाई, अब हमने ये पूरे टेबल के ऊपर जो है ये कंडीशन लगाएगा फिर, तो पूरे टेबल में से हमारे पास मैक्सिमम सैलरी कितनी है 5000, मिनिमम सैलरी वही 800 ही है, और एवरेज सैलरी जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी 2073 जो है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमें एक और बात भी समझ आई, सिलेक्ट के आगे आप जितने कॉलम लिखेंगे आपको आउटपुट में उतने ही कॉलम शो होंगे। 1 लिखा है 1 आएगा, 4 लिखे हैं 4 आएंगे, 5 लिखे हैं 5 आएंगे, 3 लिखे हैं तो 3 ही आंसर नजर आएंगे। इस तरह हमने यहाँ पे 3 जो है वो फंक्शन लगाए हैं, लगाए एक ही कॉलम के ऊपर है, लेकिन फंक्शन चूंकि 3 अलग अलग लगाए हैं, इसलिए हमें आंसर में 3 जो है वो कॉलम यहाँ पे आंसर में शो हो रही है। तो पहले भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें भी यही देखा था कि सिलेक्ट के आगे आप जितने कॉलम मेंशन करेंगे उतने ही आपको शो होंगे। अगर आप सिलेक्ट के आगे स्टैटिक लिख देते हैं तो आपको फिर सारे कॉलम शो करवा देगा, वरना अगर आपने 2 कॉलम लिखे हैं 2 शो करवा देगा, 5 लिखे हैं 5 शो करवा देगा, 8 लिखे हैं 8 शो करवा देगा, 15 लिखे हैं 15 शो करवा देगा। तो आपने सारे कॉलम के नाम सिर्फ लिखने हैं, लेकिन लिखने उसी तरह से हैं जिस तरह डाटाबेस में स्टोर हैं, तो आपको उतने कॉलम शो करवा देगा। तो लिहाजा हमें यहाँ से समझ आ गई कि सिलेक्ट की क्लॉज के अंदर हम जितने फंक्शंस लिखें या जितने कॉलम मेंशन करें, हमें आउटपुट के अंदर रिजल्ट के अंदर उतने ही कॉलम या उतनी ही जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं या फंक्शन है वो उनका आंसर शो होगा। क्लियर होगी बात जी? उम्मीद है आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू हुआ तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।